हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं की गणित विषय का पेपर है। इसका सॉल्यूशन लेके आए हैं जो कि आज 18 जून को संपन्न हुई है। काफ़ी समय के इंतज़ार के बाद बच्चों को ये पेपर देखने को मिला और इस पेपर की कुछ विशेषताएं जो आप हैं वो आपको बता दूं कि इस पेपर में मेनली एग्जाम्पल्स पे बहुत फोकस किया गया था। क्वेश्चंस लेंदी हैं, नो डाउट क्वेश्चंस बहुत लेंदी हैं और 3.25 घंटे में जिस बच्चे को बहुत अच्छी प्रैक्टिस है क्वेश्चंस की उसने वो ही पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाया होगा, क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 नंबर के हैं पर उनमें समय पूरा लग रहा है, समय वही लग रहा है 6 नंबर वाले क्वेश्चन वाला। तो उस तरह क्वेश्चंस भी इसमें हैं। तो लेंदी पेपर है पर ईजी पेपर है, एक भी क्वेश्चन बुक में से बाहर नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किताब का बाहर का क्वेश्चन एक भी नहीं आया। ये तो क्या होता है, सिद्धांत किताब वाला अप्लाई होता है और क्वेश्चंस जो हैं वो बाहर के भी आ जाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि मेनली बुक्स में से ही क्वेश्चन सारे हैं। जिस बच्चे ने अच्छे से एग्जाम्पल्स किए हैं, जो मैं बताता था क्लास में कि एग्जाम्पल्स अवश्य करने हैं, तो इस पे पेपर में लगभग 60 to 70% जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम्पल्स में से हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर जो है वो मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। पहले 10 क्वेश्चन 1 नंबर के हैं, अगले 5 क्वेश्चन 2 नंबर, उसके अगले 10 क्वेश्चन जो है 3 नंबर के, और अंतिम 5 जो क्वेश्चन हैं वो 6 नंबर क्वेश्चन हैं। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है 2tan tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 2tan tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब। ये हमारे पास फॉर्मूला है, मैंने फॉर्मूले पुट कर दिया, x प्लस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स इंटू एक्स क्यूब। यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ रह गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी बात करूँ तो ये हो गया 1 माइनस एक्स 4, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लगा दिया है। ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल आउट, यहाँ tan इनवर्स से tan कैंसिल, ये वैल्यू बची हमारे पास 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की आंसर है, 2 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि k प्लस 4 प्लस ए माइनस 1 3k माइनस 6 बराबर a माइनस 1 और a माइनस 3 हो तो a की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो बेटा, इस क्वेश्चन की बात करूं तो हमें दिया हुआ है k प्लस 4 बराबर a, क्योंकि दोनों ही सारणी जो है दोनों ही मैट्रिक्स जो है बराबर हैं। इसी प्रकार k माइनस 6 बराबर माइनस 4, 6 का पक्षांतरण कर दें तो 6 की वैल्यू प्राप्त होती है 2। यहाँ k की वैल्यू पुट कर दें 2 प्लस 4 बराबर a। इस तरह से a का मान हमें प्राप्त होता है 6, इस क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्युत्क्रमणीय एवं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह को परिभाषित कीजिए। तो बेटा देखो, व्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसे आव्यूह जिनका इन्वर्स हम फाइंड आउट कर सकते हो, यानी कि यदि a m कोटि का वर्ग आव्यूह हो और यदि एक अन्य आव्यूह b उसका अस्तित्व इस प्रकार हो कि ए बी बराबर बी के बराबर एक कोई आइडेंटिफाई यानी कि इकाई आव्यूह हो, तो b को a का व्युत्क्रम आव्यूह तथा इसे a इनवर्स से निरूपित करते हैं। ऐसी दशा में a जो है व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है, जहां a का जो मापांक है यानी कि a सारणिक की वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह जो होता है उसमें क्या होता है, ये मोड ऑफ a की वैल्यू 0 के बराबर होती है, यानी कि यही यदि किसी वर्ग आव्यूह a के लिए मोड ऑफ a इक्वल टू 0 हो तो उसका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं होता है, अतः जो उस a को हम अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि अंतराल -1, में फलन f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, यानी कि ना ही ये इन्वर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है ना ही ये डिक्रीजिंग फंक्शन। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपको फलन दे रखा है। यदि इसका हम अवकलन कर दें तो हमें प्राप्त होता है 2x माइनस 1। आप जानते हैं कि कार्तीय बिंदु प्राप्त करने के लिए हमें इसको 0 पुट करना होता है, तो इस तरह से हम x बराबर 1/2 हमें मिलता है, यानी कि दिए गए अंतराल में एक 1/2 नाम का बिंदु भी है जो कि कार्तीय बिंदु है। अब अंतराल हमारे पास हो गए 2, पहला हो गया -1 से 1/2। इस अंतराल में हम जब वैल्यू इनमें से इसके बीच में कोई भी वैल्यू उठा के हम इसे पुट करते हैं तो ये वैल्यू जो है हमें 0 से छोटी मिलती है, यानी कि नेगेटिव मान प्राप्त होता है। अर्थात इस अंतराल में हमारा फलन जो है कैसा है, ह्रासमान फलन है। जब हम अगले अंतराल की बात करते हैं तो उसमें हमें वैल्यू जो मेरा प्राप्त होती है वो पॉजिटिव प्राप्त होती है, यानी कि 0 से बड़ी प्राप्त होती है।
अतः वर्धमान फलन होता है। अब देखो बेटा, इस पूरे अंतराल की हमसे पूछा है, इस पूरे अंतराल में ना ही ये ह्रासमान है ना ही ये वर्धमान है, क्योंकि आधे में तो ये घट रहा है और आधे में ये बढ़ रहा है। इसलिए लिख देंगे इस अंतराल में ना ही वर्धमान है और ना ही ह्रासमान फलन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको एक समाकलन ज्ञात करना है 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स का। तो देखें बेटा, ये हमारे पास समाकलन है। अब हम क्या करते हैं, 1 माइनस साइन एक्स का अंश व हर में गुणा कर देते हैं। तो उस तरह से ऊपर वैल्यू प्राप्त होती है 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे हमारा प्राप्त होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिसका मान होता है कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस कॉस स्क्वायर एक्स का भाग एक में दे देते हैं, तो हमें प्राप्त होता है सेक स्क्वायर एक्स। जब हम साइन एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स का भाग देते हैं, साइन एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स का भाग देते हैं, तो हमें मिलता है सेक एक्स और टेन एक्स, ये वैल्यू प्राप्त होती है। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स और इसका समाकलन होता है सेक एक्स, तो हमारा आंसर होता है टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी, क्वेश्चन नंबर 6 का। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है, 2i माइनस 3j प्लस 4k क्रॉस प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है 3i प्लस 4j माइनस 4k का। इन दोनों के बीच में हमें क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वज्र गुणन हमें प्राप्त करना है, सदिश गुणनफल हमें प्राप्त करना है। तो देखो बेटा, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो इस तरह से हम सारणी बनाते हैं। तो ये हमने दोनों वैल्यू इसकी यहाँ लिख दी, हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये प्राप्त होता है माइनस 4i प्लस 20j प्लस 17k। ये इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा कि दर्शाइए एक बिंदु, 3 बिंदु आपको दे रखे हैं और हमसे पूछा है ये तीनों बिंदु संरेखीय होंगे या नहीं होंगे। देखो बेटा, यदि ये तीनों बिंदु संरेखीय होंगे तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि ए बी सी की वैल्यू हमारी 0 होनी चाहिए। अब हम इसको मान के करते हैं तीनों बिंदु जो हैं त्रिभुज के ही बिंदु हैं, शीर्ष हैं। तो त्रिभुज के शीर्ष संरेखीय कब हो सकते हैं, जब उनका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। क्षेत्रफल का मतलब 1/2 और इन तीनों का गुणनफल। तो हम ये रख लेते हैं 1/2 और तीनों वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब देखो बेटा, इसको सॉल्व करते हैं तो ये मान हमें प्राप्त होता है 0, यानी कि इस वाले इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा है, 0 है। अतः वो तीनों बिंदु कैसे होंगे, संरेखीय होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या का सुसंगत हल क्या होता है, परिभाषित कीजिए है इसकी। तो देखो बेटा, ये परिभाषा है इसकी सुसंगत हल की। सुसंगत क्षेत्र में कोई बिंदु जो उद्देश्य फलन का इष्टतम का मतलब अधिकतम या न्यूनतम मान दे दे, वो इसका सुसंगत हल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है प्रायिकता का क्वेश्चन है। आपको पी ए पी बी, पी ए यूनियन बी, इन तीनों की वैल्यू दे रखी है और पी ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड आउट करना है। हमारे पास एक फॉर्मूला है इसका, और फॉर्मूला क्या है इसका, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू हमें 3 दे रखी हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। तो इसको पक्षांतरित कर लें, पी ए इंटरसेक्शन बी को, पी रह गया, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1 माइनस 7/11, ये इसका एलसीएम ले लिया, 11 माइनस 7 4/11। ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। पूरा सेक्शन बी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन बी जो है 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि फलन f और g दो एकैकी आच्छादक फलन इस प्रकार हैं कि संयुक्त फलन GOF और GOF इन्वर्स दोनों ही परिभाषित हों, तो आपको प्रदर्शित करना है कि GOF इन्वर्स बराबर F इन्वर्स O G इन्वर्स के बराबर है। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बेटा। माना f a से b में कोई फलन है तथा g b से c में फलन है। दो एकैकी आच्छादक फलन है, तो GOF जो होगा वो a से c में फलन होगा तथा GOF भी एकैकी आच्छादक फलन होगा। क्योंकि दिया हुआ है कि GOF परिभाषित है, अतः GOF इन्वर्स भी इसमें विद्यमान है। तो GOF इन्वर्स जो होगा वो कहाँ से होगा, C से A। जब GOF A से C है तो GOF इन्वर्स C से A होगा। अब देखो बेटा, F
क्वेश्चन नंबर 15, एक वक्र आपको दिया हुआ है जिस पर सरल रेखा आपको दे रखी है x प्लस 3y बराबर 6, उसके समानांतर अविलंब के समीकरण ज्ञात करने। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में इस रेखा के समानांतर अविलंब का समीकरण है, यानी कि अविलंब और रेखा समांतर हैं आपस में, तो दोनों की प्रवणताएं आपस में जो होंगी समान होंगी, सरल रेखा की भी और समांतर जो है इसका अविलंब उसकी भी। तो ये क्वेश्चन है कि माना वक्र पर कोई बिंदु है x1 y1, उस वक्र पर स्थित है जहां अविलंब सरल रेखा x प्लस 3y 6 के समानांतर है। तो यदि ये बिंदु इस वाले उस दिए गए अविलंब पर, जो इसका समीकरण में दे रखा था वक्र का 2x स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर बराबर 14 पर स्थित है ये बिंदु, तो इस बिंदु की जगह पर, जहाँ पर ये बिंदु है उस जगह पर समीकरण क्या होगा, 2x1 स्क्वायर प्लस माइनस वाई 1 स्क्वायर बराबर 14। ये हमारे वक्र का समीकरण है। इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये प्राप्त होता है हम पर 4x माइनस 2y डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स प्राप्त हुआ हमारे पास 2x अपॉन वाई। डी वाई अपॉन डी एक्स जो है, यदि हम x उस बिंदु पर प्राप्त करें तो वो प्राप्त होगा हमारे पास 2x1 अपॉन y1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करें, देखो इस बिंदु पर अविलंब की प्रवणता जो होगी, मैंने बताई आपको अविलंब की प्रवणता इस क्वेश्चन में दी गई रेखा की प्रवणता के बराबर होगी। तो अविलंब की प्रवणता यानी कि -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, और रेखा की प्रवणता, रेखा है हमारे पास x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो m के स्थान पर ax प्लस एम बाई जो होता है m के स्थान पर 3 है, तो ये प्राप्त हुआ -1 अपॉन 3। तो इस तरह से ये वैल्यू हम रखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स की इसमें, तो इस तरह से y1 का मान प्राप्त होता है 2/3 x1। अब समीकरण 2 से y1 का जो मान है वो समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। इसमें y1 का मान है 2x1/3, तो यहाँ रखा 2x/3, तो ये हो गया 4x1 स्क्वायर बटे 9, 4x1 स्क्वायर बटे 9। इन दोनों को जोड़ दें तो ये हो गया 14/9 x1 का होल स्क्वायर बराबर 14, 14 से 14 कैंसिल, तो ये x1 की वैल्यू प्राप्त हुई हमें +-3, +-3 हमें वैल्यू उसकी प्राप्त हुई। तो एक बार तो हम 3 रखते हैं, एक बार 3 रखा हमने, तो y1 का जो मान प्राप्त हुआ है इसमें वो प्राप्त हुआ है 2, -3 रखें x के स्थान पर, तो प्राप्त हुआ है हमें -2। तो बिंदु कौन कौन से हो गए, बिंदु हो गया 3,2 और -3, -2। ये बिंदु, ये दोनों जो हैं इन पर अविलंब जो होगा वो रेखा के समांतर होगा। तो इन दोनों बिंदुओं पर हम उस अविलंब का समीकरण ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम 3,2 की, उस पर अविलंब समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 फॉर्मूला होता है, तो y माइनस 2 और m की वैल्यू है -1/3, -1/3 x माइनस 3। इस तरह से समीकरण प्राप्त होता है। ऐसे ही इस बिंदु पर यहाँ पर -2 रखना था तो +2 हो गया, या -3 रखना तो +3 हो गया, तो ये समीकरण में प्राप्त हुए। तो ये दोनों समीकरण जो हैं इस क्वेश्चन में अविलंब के समीकरण हैं। बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी जो है 3 नंबर का क्वेश्चन है इसमें। तो पहला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन इसमें दे रखा है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x बराबर π/3। तो देखो बेटा, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x बराबर π/3, इसको हम लिख सकते हैं π/2 माइनस cos इनवर्स x, ये π/2 माइनस cos इनवर्स 2x बराबर π/3। π/2 और π/2 जोड़ देंगे तो पाई हो जाएगा, पाई को उधर ले जाएं तो उस तरह से हमारे पास वैल्यू बचती है पाई माइनस π/3, और यहाँ पर है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2x, पाई माइनस π/3 जो होती है 2π/3। अब देखो बेटा, इन दोनों में से cos इनवर्स को इस फॉर्मूला है हमारे पास cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y वाला फॉर्मूला है, तो इसे लिख सकते हैं cos इनवर्स x डॉट 2x माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1 माइनस और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर बराबर 2π/3। तो देखो बेटा, इस cos इनवर्स x जो है, cos इनवर्स को उधर ले जाएं तो ये cos हो जाएगा, तो ये पूरा कोष्टक है ये वाला बराबर cos 2π/3, जिसकी वैल्यू होती है -1/2। देखो 2x स्क्वायर ये इधर आ गया प्लस 1/2, ये दोनों वैल्यू इधर पहुंच गई,
ठीक है ना। अंडर रूट के स्थान पर ऊपर 1/2 लगा दिया, दोनों तरफ वर्क कर दें तो ये होल स्क्वायर ओपन किया मैंने, ये वाली वैल्यू आ गई। यहाँ स्क्वायर किया तो अंडर ये 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट हट जाएगा इसमें। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू प्राप्त हुई है। तो इस तरह से लास्ट में हमें वैल्यू मिलती है 7x² बराबर 3/4। तो x² बराबर 3/28, x होता है प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट 3/7। ये x की हमारे पास वैल्यू है। अब देखो बेटा, x की जो माइनस वाली वैल्यू है ना, ये हमारे समीकरण को संतुष्ट नहीं करती है, माइनस वाली वैल्यू। अतः हमारा आंसर क्या होगा, x बराबर 1/2 अंडर रूट 3/7 इसका हल होगा। क्वेश्चन नंबर 17, आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, सारणिक दिया हुआ है, और उसकी वैल्यू राइट हैंड साइड में आपको सिद्ध करनी है। ये अपना क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड हमने स्टार्ट किया है। लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट किया तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, सबसे पहले देखो ABC हम बाहर ले रहे हैं। और बाहर कैसे ले रहे हैं, यानी कि हमने ऊपर वाली लाइन में A का गुणा किया है, A का भाग दिया है, नीचे वाली में B का गुणा किया, B का भाग दिया, इसमें C का गुणा किया है, C का भाग दिया है। जो वैल्यू गुणा की है वो तो बाहर ले ली, और भाग करने पर हमारे पास ये वैल्यू बची है, देखो सारी वैल्यू भाग देने पे। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखो हमने ऑपरेशन लगाया है R1 के स्थान पर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि इन तीनों वैल्यू को हमने जोड़ दिया है R1 के स्थान पर। ये तीनों वैल्यू हमने जोड़ दी है R1 के स्थान पर। इस तरह से R2 में और R3 में कोई चेंज नहीं है। तो इसके बाद ये वैल्यू जो है सेम है, आगे ले ली मैंने, बाहर ले ली, ऊपर बचा 1 1 और 1। अब इसके बाद ऑपरेशन लगाया कॉलम में, पहले कॉलम के स्थान पर C1 माइनस C2, दूसरे कॉलम के स्थान पर C2 माइनस C3, क्योंकि सेम वैल्यू है, दो कॉलम कोई भी हम जीरो कर लें तो हमें आसानी होगी। तो ऐसा करने पर ये दोनों कॉलम हो गए हमारे जीरो, और ये आफ्टर कैलकुलेशन जो वैल्यू आई है वो हमने यहाँ लिख दी है। अब देखो इसका प्रसार करते हैं, ये वैल्यू हमने यहाँ लिख दी, तो इसका प्रसार जो होगा वो जीरो ही होगा, इसका जो प्रसार होगा वो भी हमारा जीरो ही होगा। इसके प्रसार की बात करें तो इसका प्रसार होगा -1 1 0 और -1। देखो बड़ा गुणा करें तो 1 मिलता है, 1 माइनस 0 1, यानी इस पूरे कोष्टक का जो मान है वो 1 के बराबर होता है। ये 1 है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, जो हमें राइट हैंड साइड में चाहिए इस दिए गए क्वेश्चन में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। आपको समीकरण निकाय दिया हुआ है, इसका हल x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों को हमने प्लस कर लिया। तो इस तरह से 3x प्लस 3z बराबर 8 प्लस 2y, इसके बराबर में ये है और इसके बराबर में ये है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे इस तरह से 3 समीकरण हमें मिलते हैं x y z के रूप में। ये लीनियर इक्वेशंस हैं, रेखीय समीकरण हैं, इनको हमने इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। और इसको मान लिया a, ये कैपिटल X और ये B। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, तो a को इधर ले गए, ये हमारे पास हो गया a इनवर्स। तो a इनवर्स की वैल्यू हमने निकाल ली है। आप जानते हैं जैसे a इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन मोड ऑफ a। तो इस तरह से मोड ऑफ a जो है वो तो है -17, तो 1/-17, ये एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू है और ये हमारा b है। इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो वैल्यू प्राप्त हुई -17 -34 -51। -17 का भाग दे रहे हैं तो 1 2 3, तो ये 1 2 3 जो है ये x 2 y और 3 जो है वो z की वैल्यू है। इस तरह से हम ये क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें ये एक फलन दिया हुआ है जिसको कि आपको समाकलन करना है x के सापेक्ष। खंड से समाकलन का क्वेश्चन है। देखो बेटा ये है, इसको मैं x बराबर मान लिया मैंने a tan स्क्वायर थीटा, समाकलन किया तो dx बराबर हो गया 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। वैल्यू रख दी मैंने, इसमें वैल्यू पुट कर दी हैं। और इसके बाद देखो यहाँ से हम a कॉमन आ जाएगा, a से a कैंसिल, तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू हमारी एज इट इज। ये अंडर रूट बेटा यहाँ से एक्स्ट्रा आ गया था, हमने हटा दिया है ना, ये गलती से हो गया। इधर देखें कॉस इनवर्स, यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो वैल्यू हमें मिलती है साइन थीटा, और इधर बात करें तो ये टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये 2a जो है मैंने आगे ले लिया है। इसमें देखें आप साइन को लिख सकते हैं cos π/2 माइनस थीटा, cos से cos कैंसिल, इधर टेन थीटा डॉट। तो इस तरह से हमारे पास लास्ट में हमारे पास एक वैल्यू बचती है π/2 माइनस थीटा
और ये टेन थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको फर्स्ट पार्ट मान लूँ, इसको सेकंड पार्ट मान लें, तो खंड से समाकलन के फॉर्मूले से हम इसको लिखते हैं 2a फर्स्ट पार्ट डॉट सेकंड पार्ट का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट पार्ट का अवकलन समाकलन सेकंड पार्ट का समाकलन, इस तरह से। तो ये हम सॉल्व किया है पूरा, इस देखो आप, ये हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो लास्ट में हमारे पास वैल्यू बचती है ये, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब स्क्रीनशॉट दे सकते हो क्वेश्चन को पूरा समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, आपको दो पैराबोला दे रखे हैं, इनके मध्यवर्ती क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एरिया अंडर द कर्व वाला क्वेश्चन है, एरिया अंडर द कर्व का। ये क्वेश्चन नंबर 20 है। आपको वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के दो पैराबोला दिए हुए हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करके इसको हम दोनों तरफ वर्क कर दिया मैंने, ये वैल्यू प्राप्त हुई। तो इस तरह से x की पावर 4 जो है हमें मिलता है। दोनों में से x कॉमन ले लिया, इसको पक्षांतरण करके कॉमन ले लिया, x बराबर 0। तो x के जो मान प्राप्त हुए वो प्राप्त हुए 0, और इधर बात करूं तो 4ab स्क्वायर पावर 1/3। तो देखो मैंने डायग्राम बनाया है, तो स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, तो x बराबर 0, और ये वाला पॉइंट जो है वो 4ab स्क्वायर 1/3, ये वाला जो पॉइंट है। तो ये हमें, ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है, इसके बीच वाला। तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा। पहले तो हम बात करेंगे इस वाले जो पैराबोला है इसके अंडर वाले एरिया की, यानी कि पैराबोला नंबर 1। इस पूरे एरिया में से हम नीचे वाले जो पैराबोला के अंडर में जो एरिया है उसको हम माइनस कर देंगे, यानी सेकंड पैराबोला को हम माइनस करेंगे। तो फर्स्ट में से सेकंड पैराबोला हम माइनस कर रहे हैं। लिमिट्स वही होंगी दोनों में सेम, क्योंकि फर्स्ट पैराबोला के लिए भी लिमिट वही है और सेकंड पैराबोला के लिए लिमिट वही है। मान रखें हमने फर्स्ट पैराबोला की जो y की वैल्यू प्राप्त निकालेंगे हम वो यहाँ से लेंगे, और सेकंड पैराबोला की दूसरे में से लेंगे। ये वैल्यू हमने यहाँ से ले ली और इसको सॉल्व किया हमने, और लास्ट में जो हमारा आंसर आया है वो आया है 16/3 AB वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इसका ना, और देखें। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऐसे ही एक वृत्त दिया हुआ है, एक रेखा दे रखी है, एक्स अक्ष के मध्यवर्ती प्रथम चतुर्थांश में स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर 21। ये वृत्त है, जिस वृत्त की त्रिज्या हमने निकाल ली है यहाँ पे 4√2 है। ये सरल रेखा है, तो देखो वृत्त में ये सरल रेखा निकल रही है यहाँ से। ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारे जो हमें एरिया चाहिए उसको दो भागों में डिवाइड करता है। तो पहला हमें लेना है 0 से C तक, और दूसरा लेना है C से A तक, यानी कि पहला जो क्षेत्रफल है वो है OCBO, OCBO, दूसरा है CABA। तो देखो बेटा इस x पहले समीकरण में दूसरे समीकरण से मान रख दें तो हमें x की वैल्यू प्राप्त होती है +-4। अब -4 तो लेनी नहीं है, x की वैल्यू हमें लेनी है +4। तो हमने यहाँ पे इसका देखो पॉइंट ले लिया है, ये 4 है। x बराबर 4 यदि यहाँ रखूँ तो y की वैल्यू भी क्या प्राप्त होती है, 4 प्राप्त होती है। तो ये बिंदु कौन सा हो गया, 4,4 हो गया। तो देखो ये y dx ये रेखा का है और ये वृत्त का है, क्योंकि देखो इस वाले एरिया यहाँ पे तो ये रेखा के अंडर में है और ये वाला वृत्त के अंडर में है। तो ये रेखा के अंडर में है तो y की वैल्यू रेखा से लेनी है, x है, और वृत्त के अंडर में है तो y की वैल्यू वृत्त से लेनी है। सॉल्व करते हैं इस तरह से। ये हमारे पास a² - x² वाला अंडर रूट वाला जो फॉर्मूला है उससे हम सॉल्व करेंगे इसे, और हमारे पास लास्ट में वैल्यू बचती है 12 पाई वर्ग इकाई। इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, आपको dy/dx + 2x tan 1y - x³ 1 + y² बराबर 0 है। आपको इसका हल ज्ञात करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। सबसे पहले हम 1 + y² का भाग देते हैं तो हमें वैल्यू आती है समीकरण नंबर 1 के रूप में, ये वैल्यू है। अब इसमें हम tan 1y जो है उसको तो v मान लें, और इसका समाकलन करें तो होता है 1/1 + y² dy/dx, और ये होता है dv/dx। तो ये वाला जो पार्ट है वो तो dv/dx के बराबर है, और ये जो है वो v के बराबर। इस तरह से हमें समीकरण मिलता है। और ये जो समीकरण है ये अवकल समीकरण की फॉर्म है, देखो, यानी कि p की जो वैल्यू है वो तो है 2x और q की वैल्यू है x³। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है, समाकल गुणांक जो है हमारा, वो क्या कहता है,
पावर समाकलन p dx, तो ये हमने निकाला। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e⁻x²। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है हल ज्ञात करने का। इसमें हमने IF की वैल्यू पुट की। ये देखो, इसको दो भागों में बांट दिया, x² और x में। क्यों बांटा है? यदि हम x² को t मान लेंगे तो 2x dx बराबर dt, तो x dx बराबर क्या हो जाएगा? x dx बराबर 1/2 dt, यानी कि इसको t के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। देखें आप, अब लास्ट में v का मान रखेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर प्राप्त होता है। तो tan इनवर्स y बराबर 1/2 x² माइनस 1 प्लस c e⁻x², ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है। ये भी आपको अवकल समीकरण का क्वेश्चन है, इसका भी आपको हल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर 23, ये आपको देखा है dy/dx है, तो इसको हमने dx/dy कर लिया। इस वाली माइनस वाली वैल्यू को उधर ले गए, प्लस में हो गई। तो dx/dy इस 1 प्लस y² का भाग दे दिया सब में, तो इस तरह से वैल्यू प्राप्त हुई है, जो कि ये कैसी है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण है। तो p और q की वैल्यू हमारे पास है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हमें प्राप्त हुआ e⁻tan इनवर्स y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले जो फॉर्मूला है उसमें इसका हल निकालने के लिए इसको पुट कर देंगे, तो ये हमारा वैल्यू प्राप्त होती है tan इनवर्स y बराबर t। और इसका हम जब अवकलन करेंगे तो 1/y² dy इक्वल टू dt, वैल्यू इसमें रख देंगे। तो x डॉट e⁻tan इनवर्स y e2t dt प्लस c, और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारा आंसर प्राप्त होता है x बराबर 1/2 e⁻tan इनवर्स y प्लस c e⁻tan इनवर्स y। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है। सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। क्वेश्चन नंबर 24, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई l, उसका अर्ध शीर्ष कोण थीटा, ये रहा थीटा, और उसको मान लेते हैं समकोण है अपना O'B। देखो O'B, ये हमारा समकोण है। त्रिज्या को r मान लें, ऊंचाई को h मान लें। तो देखो बेटा, OO' यानी कि h बराबर क्या होगा? l cos थीटा। O'B यानी कि त्रिज्या, जो कि होगी l sin थीटा। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 πr²h। r की वैल्यू रख दो, l की वैल्यू रख दो, तो इस तरह से हमारा b की वैल्यू प्राप्त होती है। ये थीटा के सापेक्ष इसका हमने क्या किया? अवकलन किया है। तो एक बार अवकलन किया तो ये मान प्राप्त हुआ है, फिर से इसका अवकलन किया, क्योंकि हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम पूछा है हमसे, तो d2b/d2b/d⁻² हमें प्राप्त हुआ है इस तरह से। तो देखो बेटा, dv/dθ बराबर 0 रखते हैं, तो उसके बाद हमें पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये हमने वैल्यू पुट की 0, तो पहला बिंदु मिला है sin थीटा बराबर 0। उसके बाद इन दोनों को बराबर 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई है ±√2/3। तो sin थीटा की हमें वैल्यू मिली है 0, √2/3 -√2/3। अब हम क्या करते हैं? इन सब वैल्यू को रखते हैं, हमें क्योंकि महत्तम मान चाहिए। तो sin थीटा बराबर रखा हमने √2/3। तो cos थीटा क्या होगा? cos थीटा हम निकाल लेंगे 1/√3। दोनों की वैल्यू इस वाली इसमें रखते हैं, d2v/dθ² में रखते हैं। तो जब ये वैल्यू हमने रखी इसमें, तो हमारे पास जो मान प्राप्त होता है ये नेगेटिव मान प्राप्त होता है, यानी कि ये रखने पर हमारी वैल्यू नेगेटिव आई है। इसका मतलब इस दिए गए मान पर, साइन थीटा के इस मान पर हमारा जो आयतन है वो कैसा होगा? मैक्सिमम होगा, महत्तम होगा, मैक्सिमम मान हमें प्राप्त होगा। तो पहला तो अपना ये आंसर। उसके बाद हमसे कह रहा है, देखो बेटा, इस स्थिति में क्योंकि tan थीटा क्या होता है? साइन बटे कॉस। इस स्थिति में साइन का मान ये रहा और कॉस का मान हम यहाँ निकाल चुके हैं। दोनों मान रखे, वैल्यू क्या प्राप्त हुई? √2। तो tan थीटा बराबर √2, तो थीटा बराबर क्या होगा? tan इनवर्स √2। तो इस tan थीटा के इस मान के लिए हमारा जो इसका आयतन है इस वाले शंकु का वो महत्तम है, मैक्सिमम आयतन है। क्वेश्चन नंबर 25 LPP का क्वेश्चन है।
निम्नलिखित प्रोग्रामिंग समस्या को आलेखन विधि से हल कीजिए। आपको अधिकतम दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है z बराबर, और आपको प्रतिबंध भी दिए हुए हैं। देखें क्वेश्चन को, ये मैक्सिमम है z बराबर 2x + 3y, प्रतिबंध आपको दिए हुए हैं। हल ज्ञात करें तो जो प्रतिबंध दे रखे हैं उनको असमिकाएं बना लेते हैं। ये पहली असमिका है, ये दूसरी है। दोनों असमिकाओं की हमने निर्देशांक ज्ञात कर लिए। ये निर्देशांक हैं a, b, c और d, और इन निर्देशांकों की सहायता से ये हमने ग्राफ बनाया है। जिन बिंदुओं पर ग्राफ काट रहा है वो है 0,0, ये है c, ये है e और ये है b। और हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो है, ये मान भी 60 से छोटा है और ये मान भी 20 से छोटा है, तो ये तो जो दोनों होंगे वो केंद्र की तरफ अग्रसर होंगे। तो ये हमारा छायांकित मान है, ये हमारा सुसंगत हल वाला क्षेत्र है। हम सारणी बनाएं तो हमारे पास बिंदु कौन कौन से हैं, O है, C है, E है और B है, ये रवि। इन चारों बिंदुओं पर ज्ञात करते हैं। x और y के मान इन चारों बिंदुओं पर जो हैं वो लिख दिए। इन मानों को इस z में रख देंगे तो हमें z की वैल्यू प्राप्त होती है। तो देखो ये मान रखा, z की वैल्यू यहाँ पर 0 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 30 है। तो देखो हम क्या देख पा रहे हैं कि दो बिंदुओं पर, यानी कि E और B, इन दो बिंदुओं पर हमारा जो मान है, अधिकतम मान हमें इन दोनों बिंदुओं पर प्राप्त होता है। अब इन दोनों बिंदुओं प्राप्त है, इसका मतलब इन दोनों बिंदुओं पर यदि हम मिला दें तो जो रेखा बनती है उस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर हमें अधिकतम मान प्राप्त होगा। तो असंख्य बिंदु होते हैं रेखा पे, तो हमें इन दोनों के जो है असंख्य हल प्राप्त होते हैं, अनंत हल प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आपको एक फलन दिया हुआ है बेटा। तो बिंदु 1, 2, 3 पर आपको सातत्यता और अवकलनीयता का परीक्षण करना है। क्वेश्चन नंबर 26 हमें मापांक रूप में दिया हुआ है। इस तरह से हम उसको फंक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले बेटा हम x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला, हमने फॉर्मूला दे रखा है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो मान है वो हमें प्राप्त हुआ -6, और राइट हैंड डेरिवेटिव का मान हमें प्राप्त हुआ है -4। दोनों मान चूँकि बराबर नहीं है, अतः x बराबर 1 पर दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है। इसी प्रकार जब हम x बराबर 2, x बराबर 3 पर भी मान प्राप्त करते हैं तो वो भी अवकलनीय नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27, आपको सिद्ध करना है कि एक समाकलन जो है इसका मान पाई log 1/2 के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड में जो समाकलन दिया हुआ है उसको हल करना है, उसका मान ज्ञात करना है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लिया है, तो गुणधर्म नंबर 4 में हम क्या देखते हैं, यदि हम x के स्थान पे π-x रख दें, x के स्थान पर π-x, तो हमें वैल्यू मिलती है cos π-x का जो मान होता है वो हमें प्राप्त होता है -cos x। तो ये जो दोनों मान हैं, ये वाला और ये वाला, यानी कि समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, इनको हम दोनों को जोड़ देते हैं तो ये प्राप्त होता है 2i। और इस तरह से दोनों मान क्योंकि जोड़ेंगे, लॉग लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई अंदर हो जाएंगे। एक प्लस में एक माइनस में स्क्वायर हो गया। देखें, ये मान होता है साइन स्क्वायर के बराबर, 2 आगे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, i की वैल्यू होती है log sin x dx। अब देखो बेटा, log sin x dx है, x के स्थान पे चाहे माइनस रख दूँ चाहे प्लस रख दें, वैल्यू अंदर साइन माइनस थीटा भी जो है वो वैल्यू चेंज नहीं हो पाती है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2, और ये जो हमारी लिमिट लगा रखी है 0 से पाई, इसको 2 भागों में बांट दें, 0 से π/2 और 0 से, इस तरह से इसको डबल कर दें, 0 से π/2 और π/2 से पाई, तो इसको दुगना लिख सकते हैं इस तरह से। तो log sin x dx। तो देखो i बराबर 2, और ये जो वैल्यू है इस पूरी वैल्यू को हम i1 मान लेते हैं। तो i1 बराबर क्या हो गया, 0 से π/2 log sin x dx, समीकरण नंबर 1। फिर से जैसे यहाँ पर हमने गुणधर्म नंबर 4 लगाया है, फिर से यहाँ गुणधर्म नंबर हम 4 लगाएंगे, यानी कि π/2 - x, जिसका मान होता है हमारा cos x। अब इन दोनों i1 को हम जोड़ देते हैं, समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ देते हैं, तो ये होता है हमारे पास 2i1
0 से π/2 log cos x, और यहाँ पर sin x, log की वजह से दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है बेटा। और 2 sin x cos x होता है sin 2x, तो इसको हम sin 2x अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से 2i1 बराबर प्राप्त हुआ है log sin 2x, ठीक है भाई। और बटे में 2 है तो इसको माइनस में लिख दिया भाई, log m बटे n क्या होता है, log m माइनस log n, इस तरह हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको आगे देखें तो ये 2i1 बराबर हो गया i2 माइनस log 2x पावर π/2, यानी कि इस वाले जो फलन है, ये वाला जो पार्ट है, इसको मैंने i2 मान लिया है, यहाँ पर i2 लिख दिया है। तो i2 माइनस, इसको सॉल्व करते हैं अपन, π/2 log 2। i2 की वैल्यू क्या है, i2 वैल्यू हमने ये मानी है अभी, यहाँ हम 2x की जगह t रख देते हैं, समाकलन अवकलन करने पर 2dx बराबर dt, और लिमिट भी चेंज होती है। तो x जब 0 है तो t क्या होगा, 0। जब x π/2 है तो t क्या होगा, पाई। यहाँ x के स्थान पर π/2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो t क्या होगा, पाई। तो लिमिट चेंज हो गई यहाँ पर। तो i2 का मान क्या प्राप्त हुआ है, ये मान प्राप्त हुआ है, देखें आप। गुणधर्म नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है कि यदि हम sin t यहाँ पर रखा है तो इसको हम t के स्थान पर x भी रख सकते हैं। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1/2 2 0 से π/2, देखो गुणधर्म नंबर 7, 0 से π/2, और इसका क्या कर दिया, दुगुना, और ये वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई। तो i2 क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल, 0 से π/2 log sin x dx, जो कि किसके बराबर है, जो कि बराबर है हमारे i1 के। देखें ये i1 है, इस i1 की वैल्यू यहाँ हम प्राप्त कर चुके हैं। अब क्या करें, इस i2 का मान जब हम यहाँ रखेंगे इसमें, तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे हम i1। देखो i1 माइनस π/2 log 2, ये वैल्यू जो है i2 के स्थान पे मैंने क्या लिख दिया, i1। ये दोनों मान कैसे हो गए बेटा, बराबर आ गए। देखें आप इसको, तो i1 बराबर माइनस, इसको पक्षांतरण किया तो i1 हो गया माइनस π/2 log 2, माइनस जब ऊपर पावर में जाएगा तो ये हो गया 1/2। तो i1 की वैल्यू π/2 log 1/2। अब i1 जो था, देखो i बराबर क्या था, 2i1 था, तो 2i1 के स्थान पर i1 लिख दूँ, तो ये क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया पाई log 1/2, किसका मान है, i का मान है। यही हमें सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 28 का पहला क्वेश्चन है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, वो डबल होता है ए बी सी का। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा बेटा, क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत करेंगे। इससे पहले देख लें, ये हम जानते हैं कि बी प्लस सी और सी प्लस ए का क्रॉस जो प्रोडक्ट होता है वो होता है बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए और सी क्रॉस ए के बराबर। इसका यूज होना है इस क्वेश्चन में। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम लिख देंगे ए प्लस बी, बी प्लस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई सी प्लस ए। ठीक है भाई। अब देखो ये अपना आ गया ब्रैकेट में, और इसके स्थान पे इस पूरे को मैं यहाँ लिख दिया, ये पूरा यहाँ नोट कर दिया मैंने समीकरण नंबर 1 से। तो देखो ए प्लस बी का इससे डॉट प्लस ए प्लस बी का इससे डॉट प्लस ए प्लस बी का इससे डॉट। ठीक है। अब देखो ए का बी क्रॉस सी से डॉट, बी का बी क्रॉस सी से डॉट। इसी प्रकार ए का दोनों से और बी का भी दोनों से, ए का इस दोनों से और बी का इन दोनों से। देखो बेटा ये तो हो गया हमारा ए बी सी। यहाँ दोनों बी आ गए 0, ए आ गए 0, बी आ गए 0। आप जानते हैं ये चीज़ है ना, ए का मान ए से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। इधर देखें बी सी ए भी किसके बराबर होता है, ए बी सी के बराबर होता है। तो ए बी सी प्लस ए बी सी 2 ए बी सी। तो ये हमारी राइट हैंड साइड है पहले क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन देख लें, ए प्लस बी सॉरी ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए बराबर ए बी सी का होल स्क्वायर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए की वैल्यू क्या होती है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और बाहर लिख दिया हमने डॉट करके सी क्रॉस ए। ठीक है बेटा। ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट सी माइनस ए क्रॉस बी डॉट बी
डॉट सी क्रॉस ए, यानी कि ए क्रॉस बी का पहले बी से किया, ए क्रॉस बी का फिर सी से किया। ओके, अब देखो यहाँ ये तो हो गया ए बी सी बी, ये हो गया ए बी बी सी, सी क्रॉस ए, ये क्या हो गया 0। तो ए बी सी बी डॉट सी क्रॉस ए, और बी सी ए क्या होता है, बी सी ए होता है ए बी सी के बराबर, तो ए बी सी और ए बी सी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 29 का फर्स्ट है, आपको दो रेखा का युग्म दिया हुआ है और इनके मध्य आपको न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो बेटा, ये दोनों रेखाएं दे रखी हैं, दोनों रेखाएं, पहली जो रेखा है वो 3 4 -1 बिंदु से गुजरती है और दिक् अनुपात हो गए इसके 2 1 और -3। अतः सदिश समीकरण जो होगा, इससे हम a1 और b1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये a1 है और ये b1 है। ऐसे ही सेकंड जो रिएक्शन है, सेकंड जो इक्वेशन है रेखा की, उससे भी अपन a2 और b2 फाइंड आउट कर सकते हैं। a2 होगा 1i प्लस 3j प्लस 1k, और ये -1 3 2 ये अपने b2 की वैल्यू हो जाएंगी। तो a2 माइनस a1, a2 में से a1 माइनस कर दो। b1 क्रॉस प्रोडक्ट है, सारणिक वाली विधि से ये प्राप्त करना है, और इसका जब हम सारणिक इसका मापांक ज्ञात करेंगे, प्रमाण ज्ञात करेंगे, तो अंडर रूट सबका स्क्वायर जोड़ देंगे, ये वैल्यू प्राप्त हुई। न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला हमारे पास होता है a2 माइनस a1 b2 माइनस b1 अपॉन इसका मापांक, ये वैल्यू हमारे पास। तो ये हमारा आंसर है 7/3 अंडर रूट 19 इकाई। ये हमारे इन दोनों रेखाओं की न्यूनतम दूरी है। सेकंड क्वेश्चन देख लें इसी का, फिर से दो रेखाएं दे रखी हैं, ठीक है, इन दोनों के मध्य भी न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में देखो आप, यहाँ जो ब्रैकेट में वैल्यू है और इस वैल्यू को देखो, दोनों सेम है, यानी कि b इस वाली रेखा के लिए भी और इस वाली रेखा के लिए, दोनों के लिए समान है, यानी ये दोनों रेखाएं जो हैं ये समांतर रेखाएं। क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं तो a1 और a2 की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, जिन बिंदुओं से गुजर रही हैं उनसे हम a1 a2 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। b दोनों के लिए बराबर है, तो दोनों रेखाओं के मध्य दूरी का फॉर्मूला होगा b इंटू a2 माइनस a1 अपॉन b का मापांक। तो क्रॉस प्रोडक्ट है, इस तरह से निकालेंगे मापांक से, इसे सारणिक से निकालेंगे, ये हमारा मापांक है, ये वैल्यू फाइंड आउट की हमने, हमारा आंसर अंडर रूट 273/7। क्वेश्चन नंबर 30 प्रायिकता क्वेश्चन है बेटा। ये एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 5 में से 3 बार सत्य बोलता है। वह एक पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 1 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 1 होगी, यानी कि सत्य बोलने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो देखो बेटा, इसमें हम E1 जो घटना है उसको मान लेते हैं व्यक्ति द्वारा पासे को उछालने पर उस पर 1 आने की घटना है। S1 पासे पर संख्या 1 आने की घटना, और पासे पर संख्या 1 नहीं आने की घटना को हम S2 मान लेते हैं। संख्या 1 आने की घटना की प्रायिकता यानी कि PS1 जो होगी, और देखो कुल 6 होती हैं, पासे पर 6, एक संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी 1/6, एक नहीं आने की 5/6। व्यक्ति द्वारा पासे पर 1 अंक बताया गया है और वास्तव में 1 ही आया है, मतलब 1 ही तो आया हो और उसने भी 1 बताया हो, यानी सत्य होने की प्रायिकता, सत्य बोलने की प्रायिकता है उसकी 3/5। सत्य वो कितनी में बोलता है, 5 में से 3 बार वो सत्य बोलता है। हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 में से 3 बार सत्य बोलता है, तो सत्य बोलने की प्रायिकता 3/5, और उसकी प्रायिकता के साथ उसने पासे पर 1 नहीं आया है और उसने बोला है कि साहब 1 आया, यानी कि झूठ बोलने की प्रायिकता, झूठ बोलने की प्रायिकता होगी 1 - 3/5, जो कि होगी 2/5। अगली बात करें बैच प्रमेय से। बैच प्रमेय से इसका आंसर ज्ञात करेंगे। यदि वास्तव में संख्या 1 आई है तो व्यक्ति द्वारा 1 ही बताने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी कि PS1/E ज्ञात करना है। फॉर्मूला होता है PS1 PE/S1, और बटे में जितनी भी संभावनाएं, कुल संभावनाओं को लिख के उसमें प्लस कर देते हैं। तो PS1 की वैल्यू 1/6, PES1 की वैल्यू 3/6, और ये वैल्यू पुट कर दी, हमारा आंसर 3/13।
इस तरह से बेटा ये पूरे आज के पेपर का सॉल्यूशन है। होप आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया होगा, पेपर किया होगा। मैं फिर से बोलता हूँ, आज का पेपर लेंदी है पर सरल को पेपर है। यदि आपने थोड़ी सी स्पीड रखी तो ये पेपर में 100 में 100 आने की संभावना पूरी तरह से है। धन्यवाद।